विनय के साथ कर जोड़ करके कहेंगे कि आप बहुत हरामी आदमी हैं, आपका बात हम नहीं मानेंगे। संजोग कहिए कि उस समय व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, सोशल मीडिया काम नहीं करता, नहीं तो देश से आज़ाद नहीं होता, है ना। अच्छा, इसके अगले साल 1929 ईस्वी में जो कांग्रेस है, इसका वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ। वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। अच्छा, ये लाहौर वाला अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बना दिया गया। देखो कितना जल्दी जल्दी प्रमोशन मिल रहा है। सुभाष चंद्र बोस इन्हीं के मित्र थे, एक ही साथ दोनों ने राजनीति ज्वाइन किया था, एक साथ पढ़े थे, इनसे इंटेलिजेंट थे ना, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। इसमें काहे कि गांधी जी के चेला थे, मोतीलाल नेहरू के मित्र, ये मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे, है ना, इसलिए इनको लगातार प्रमोशन मिल रहा था। जवाहरलाल नेहरू युवा एक नेता बने। इसमें जो प्रस्ताव तैयार की गई, जो मांग रखी गई, इसमें पूर्ण स्वराज का मांग पारित किया गया। काहे कि यहाँ पर तो डोमेनियन मांग ही रहे थे, तो कहाँ दिया, बात समझे। तो अब क्या रखा गया, पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया कि अगर हम लोग पूर्ण मांगेंगे ना तो कहीं डोमेनियन दे देगा, बात समझे। अगर मांगना ही है तो बड़ा मांगे। क्या मान लिए कि तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, तो गिर के क्लर्क तो बनेंगे, लेकिन अगर जज्बा हो तो सीधे यूपीएससी करेंगे। यूपीएससी एक ऐसा आयोग है कि एक बार अगर जो चयनित हो जाता है ना, जो आईएएस बनी हो गया, वो दावे के साथ नहीं कह सकता कि अगला हम पीटी निकाल लेंगे। इतना अनसर्टेन यह एग्जाम है कि इसमें आपके तैयारी के साथ साथ लक भी बहुत योगदान करता है। कई ऐसे लोगों को हमने देखा है जो अपने रैंक सुधारने के लिए पीटी तक नहीं निकाल पाए, जैसे दिया एग्जाम और क्वालिफाई कर गए, आईपीएस हो गए, अब उनको रैंक सुधार करना है आईएएस बनने के लिए, और कई साल तक वे करते रह गए प्रयास, उनका पीटी तक नहीं हो पाया। क्या हुआ? अच्छा, तो इसमें जो पहला कार्य हुआ वो हुआ पूर्ण स्वराज का मांग। अच्छा, ये जो प्रस्ताव ये लोग तैयार करते थे ना, जो बैठक होती थी 29, 30 और 31, तो 29 तारीख को अध्यक्ष चुना जाता था, 30 तारीख को इस पर विचार होता था, जो भी मांगे थी, हम लोग एक साल में क्या क्या किए, आगे क्या क्या करना है, इस सभी इस पर चर्चा होता था, और इस दिन प्रस्ताव तैयार कर लिया जाता था, और प्रस्ताव तैयार करके वायसराय को दे दी जाती थी। बात समझ में आया? 3 दिन का एक गतिविधि था। तो इन लोगों ने क्या किया कि प्रस्ताव तैयार किया, 30 तारीख को चर्चा हुई, इस पर प्रस्ताव को लिखा गया, इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर लिया गया। अच्छा, ये प्रस्ताव ले जाकर के वायसराय को दे देंगे तो मान लेगा? नहीं मानेगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि 30 तारीख को ही मध्य रात्रि में चले गए रावी नदी के तट पर, है ना, और इसी नदी के तट पर जाकर के झंडा फहरा दिया, झंडा फहराया, और अपने को क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया कि आज से हम लोग स्वतंत्र हो गए। ऐसे होता है। मान लीजिए कि जो सरकार है, प्रशासन है, कानून है, ये भी तो कोई चीज़ है कि अपने से घोषणा कर दीजिएगा कि हम यहाँ के राजा हो गए, हो जाइएगा, नहीं संभव है ना। तो इन लोगों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जब पता चला ना ब्रिटिश अधिकारियों को, तो ये लोग को ढूंढ रहे थे, कहाँ गया है सभी स्वतंत्रता मना करके, ये लोग सब गायब हो गए। और इन लोगों ने गुप्त तरीके से पूरे भारतवर्ष में यह सूचना भेजवाई कि हम लोग क्या करेंगे कि 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, मतलब अगले साल ही, 31 के बाद में क्या हो जाएगा? अरे 31 के बाद में तो 30 हो जाएगा ना, मतलब 31 के बाद, 31 जनवरी के बाद, 31 दिसंबर के बाद में तो जनवरी आएगा ना, तो अगले साल जो आएगा वो जनवरी आएगा। अब जनवरी के 26 तारीख का डेट निर्धारित कर लिया गया। काहे कि कम से कम इतना दिन लगेगा लोगों के पास ये समाचार पहुंचाने में। अगर आज का दुनिया रहता तो सीधे व्हाट्सएप पर ग्रुप में मैसेज कर देते 26 तारीख को मनाया जाएगा, चाहे कल मनाया जाएगा, उधर रात में मंगा लेते सब किसी को। इस जो रात में होने जा रहा था मध्य रात्रि में, तो एक व्हाट्सएप मैसेज किया जाता कि सब आ जाओ यहीं पर, सब लोग चल जाता कि नहीं, वहीं पर चला जाता। लेकिन ना कांग्रेस के लोग मैसेज भेजता व्हाट्सएप ग्रुप में कि आज जुलूस निकालना है, सब एक दूसरे को फॉरवर्ड कर देता कि आज जुलूस निकालना है, सब अपना अपना घर में रहता। व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर जो मैसेज डाला जाता है ना, उसको इम्प्लीमेंटेशन में लोग नहीं लेते हैं, उसको फॉरवर्ड किया जाता है। जितना ज्ञान आपके पास आता है नोट्स व्हाट्सएप पर, उसको पढ़ते हैं कभी? कहीं नहीं पढ़े, आप भी फॉरवर्ड कर देते हैं किसी को कि देखो कितना सुंदर नोट्स है, ऊपर वाला पढ़ लिए और भेज दिया अगला को कि लो तुम पढ़ लो। वो नहीं पढ़ता है, वो आगे भेज देता है। तो उस समय भी यही हुआ। लेकिन आज अगर इसे हमें स्वतंत्रता लेना होता, व्हाट्सएप पर मैसेज आता, कांग्रेस के लोग भेजते, जवाहरलाल नेहरू भेजते कि इस मैसेज को पढ़ करके जुलूस में भाग लेना सुनिश्चित करें।
हमारे पास आता तो हम भी इसको फॉरवर्ड करते कि इस मैसेज को इतना फैला दो कि मैसेज देख करके ब्रिटिश वाले भाग जाएं। ऐसा आता है ना मैसेज, तो हाँ हाँ तो भाग जाता है। तो कुल मिला करके जो डेट तय किया गया वो 26 जनवरी के डेट तय किए गए, और पूरे भारत वर्ष में, बिहार में भी इस तरह की घटनाएं हुई। पूरा देश भर में यह झंडा फहराया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाई गई, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। 1931 ईस्वी में एक नया कानून बन करके आ गया, है ना। 1930 में, 31 नहीं, 1930 में ही कानून बना, नमक कानून। नमक कानून ये था, अच्छा नमक जो बनाते हैं ना समुद्र के पानी से बनाते हैं, समुद्र का पानी बहुत खारा होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, तो भारत का इस तट पर भी समुद्र है, इस तट पर भी समुद्र है, और इस तट पर भी, ये हिंद महासागर है, ये वाला बंगाल की खाड़ी है, और यह अरब सागर है। तो इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में हम नमक बना सकते थे। तो जो भी सीमावर्ती एरियाज होते हैं, जो सीमाई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में नमक बनाने का काम वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वे करते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को इस पर नजर पड़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि यह एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है व्यापार का, क्योंकि नमक एक ऐसा चीज है जिसको न ज्यादा खा सकते हैं न कम, जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि आगे आने वाला जनसंख्या बूमिंग है, जनसंख्या तो बढ़ेगी तो नमक का मांग भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं, और हम जितना भी चाहे इसको बेच सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आज नमक का भाव 10 रुपये केजी है, तो हमारे घर में महीने में 1 केजी खपत है ना। और जिस दिन ये 1000 रुपये केजी हो जाएगा, उस दिन कितना हम करेंगे, कितना खपत करेंगे, 1 केजी ही खपत होगा। ये हम ऐसा नहीं कि कहेंगे कि इस महीना 50 ग्राम में निकाल लीजिए, नहीं निकलेगा। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की इस पर नजर पड़ गई, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए कानून बना दिया। कानून ने बनाया कि जो नमक जो स्थानीय लोग बनाते हैं ना वे नहीं बनाएंगे, काहे कि यह जो संपत्ति है, समुद्र तो हमारा है, समुद्र पर हमारा कब्जा है, तो पानी भी हमारा हुआ, और पानी हमारा है तो जो नमक है वो भी हम ही बनाएंगे, है ना। और इस नमक को लेकर के इन्होंने आदेश पारित कर दिया नहीं बनाने का। अब पूरा देश में हाहाकार मच गया कि भाई नमक कैसे नहीं बनेगा, नमक के बिना कैसे काम चलेगा। तो गांधी जी ने इरविन से पहले वार्तालाप करने की कोशिश की कि भाई इस तरह के नहीं होने चाहिए, लेकिन बात नहीं बना। तो कांग्रेस के लोगों ने इनको जिम्मा दिया कि आप कोई आंदोलन चलाइए, तभी यह संभव है। तो इन्होंने नमक सत्याग्रह चलाने का, नमक सत्याग्रह, अच्छा नमक सत्याग्रह चलाने के लिए ये तैयार हुए, बात समझ आया। और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि सेवाग्राम है एक, है ना, सेवाग्राम, वर्धा का नाम सुना होगा आपने, साबरमती का नाम सुना होगा, साबरमती आश्रम, हाँ, अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम में इन्होंने लोगों को बुलाया, इनके कुल 72 प्रतिनिधि यहाँ पर आए साबरमती आश्रम में, ये अहमदाबाद में। तो साबरमती आश्रम आकर ये जब बुलाए ना, कुल कितने लोग पहुंचे, इतने लोग पहुंचे, और इन्हीं लोगों के साथ इन्होंने बैठक किया कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। पूरा देश इससे स्तब्ध था। अब ये इस चक्कर में थे कि 72 आदमी जाके, मान लीजिए कि हम मीटिंग बुलाए, तो कम से कम लोगों को आना चाहिए ना, हजारों लोग आता तक बात समझ में आता। अब गिनल चुनल 50-60 आदमी को लेकर के हम आंदोलन संभव है, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन गांधी जी जो थे ना, इसमें बड़ी माहिर थे आंदोलन वाला में। ये दिमाग लगाए कि अब हमारा जो देश की जो जनता है ना, वो गरीब तबके के लोग हैं, गाँव में रहते हैं, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, तो उनको फुर्सत नहीं है कि अपना लुई का रोपनी छोड़ करके हमारे इसे राजनीति वाले झंझट में पड़े। आज का जो टाइम है, गेहूं का बोनी चल रहा है, आलू की रोपनी चल रही है ना, मक्के का रोपनी चल रहा है, कोई जाएगा? कौन नेता अगर जुलूस इस समय नहीं, चुनाव करवा दीजिए, इस समय चुनाव इस समय होगा तो आपने खेती छोड़कर कोई नहीं जाएगा जुलूस में, आपका जुलूस फेल हो जाएगा, है ना। पैसा से सब बुलाना पड़ेगा, 500-500 रुपया भी दीजिएगा तो नहीं जाएगा। जाएगा? कटनी का समय चल रहा हो जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वह उसके साल भर की कमाई है, और आपका जो है ना वह टेम्परेरी है, आज आए हैं कल नहीं रहिएगा। तो ये इनके जुलूस में लोग नहीं आए, इनके सभा में भाग नहीं लिया, तो इन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि इतने लोग चल दिया जाए गांव-गांव से होकर। हम लोग कैसे चलेंगे? पैदल। यहाँ से गाड़ी पर चढ़ के सीधे नहीं चल जाएंगे, पैदल चलेंगे। एक ढोलक ले लो, हारमोनियम ले लो, झाल ले लो, जहाँ पर रात होगा वही रुका जाएगा, है ना। और रात का प्रोग्राम वही होगा, क्योंकि थके रहेंगे तो नींद पड़ेगा नहीं। अब थकावट को दूर करने के लिए मनोरंजन कार्यक्रम होगा, तो जहाँ हम लोग रात भर दिन भर मान लीजिए कि चले, आप 50 किलोमीटर चला जाएगा, और जिस गांव में हम लोग पहुंचेंगे वहाँ पर रुका जाएगा, रात को चौपाल लगेगा, वहीं पर मनोरंजन वाला कार्यक्रम होगा। ढोलक, उनका जो गाना था राघोपति राघव राजाराम, खूब गाते थे। यही चौपाल का आयोजन करके और लोगों को एकत्रित करने का काम करते थे, है ना। अरे हमारे गाँव में तो ड्रामा अगर हो जाए ना, तो 4-5 कुछ मतलब 4-5 कुछ करने का मतलब 8-10 किलोमीटर के लोग आ जाते हैं,
अब तो नहीं आते हैं, पहले आते थे, है ना, क्योंकि अब तो मोबाइल का ज़माना हो गया, लेकिन सब खानों खाता है ना तो मोबाइल में घुसल रहता है, तो ड्रामा देखने कौन जाएगा। लेकिन तब का एक समय था कि अगर कहीं नाच भी होता था ना, नाच होता था, ड्रामा होता था, है ना, तो बड़े दूर दूर से लोग चले जाते थे देखने के लिए। अब इस तरह का प्रोग्राम जो हो रहा था ना, गांधी जी कर रहे थे, तो लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से आ जाते थे, और जब दूर से आए तो वहाँ भीड़ जमा हुआ कि नहीं, और इसी भीड़ में जो मंचन होता था, जो उनका संदेश होता था, वो यही होता था कि जमीन हमारी, पानी हमारा, समुद्र हमारा, और इसका जो संसाधन है, इसका जो सामान है वो दूसरा ले जाएगा, तो अपना हक है छीनने से न मिलेगा क्या, अगर अपना हक आप छोड़ दीजिएगा तो लोग उसको लूट लेगा, है ना। तो हम लोग हक की लड़ाई के लिए चल रहे हैं, जिसको जाना है वो चल सकता है, ये धर्म की लड़ाई है। जितना भी लोग है जो उस मंचन में आता था वो उनके साथ हो लेता था, पूरा गांव गांव का लोग। यहाँ से जब ये चले थे तो मात्र इतने लोगों को साथ में लेकर चले, लेकिन जब ये पहुंचे वहां पर, ये समुद्र के तट तक, यहाँ पर दांडी है, दांडी, जब ये दांडी पहुंचे ना, तो कुल इन्होंने 378 किलोमीटर का दूरी तय किया था, है ना। और यहाँ पर पहुंच कर जब दांडी पहुंचे तो इनके हजारों की भीड़ यहाँ पर जमा थी, लाखों की संख्या था, है ना। विनय के साथ कर जोड़ करके कहेंगे कि आप बहुत हरामी आदमी हैं, आपका बात हम नहीं मानेंगे, है ना, मतलब कर जोड़ कर ही कहेंगे।
हाँ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सविनय। हम्म, अब सब समझता है सब। सोशल मीडिया के जमाना ने भाषा का इतना, भाषा अब हर एक जगह के लोगों को समझ में आ रही है। हमने देखा है कि भोजपुरी और पंजाबी दो एक ऐसा लैंग्वेज है जो पूरा इंडिया भर में, उत्तर भारत में तो विशेष करके, आप कहीं भी किसी भी स्टेट में चले जाइए तो भोजपुरी गाना और पंजाबी गाना ये दोनों आपको मिल जाएगा। वहाँ के लोग भी पसंद करते हैं, उनको भले समझ में आए चाहे ना आए, है ना, लेकिन सुनते जरूर है। पंजाबी गाना आपके यहाँ देखिएगा, जब भी डीजे लगता है तो आपको पंजाबी समझ में आए या ना आए, पंजाबी गाना बजता है कि नहीं बजता है, खूब पंजाबी ट्रैक चलते हैं हमारे यहाँ। तो ये दोनों भाषाओं का जो सफलता है वो बहुत तेजी से इधर स्प्रेड हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो ये था कि हमें विनय पूर्वक जो भी आंदोलन करना है, जो भी विरोध करना है, वह सभी क्या करना है, सविनय करना है, विनय के साथ करनी है। 1930, 1931 और 1932 ये तीन ऐसे साल हैं जिस समय ब्रिटेन की जो संसद है, जो सरकार है, वो बदला हुआ था, और सरकार, बदली हुई सरकार ने भारत के नेताओं से वार्तालाप करके यहाँ पर कानून बनाने का निर्णय लिया था। मतलब ये था कि जितना भी कानून बनकर आई थी लोगों को स्वीकार नहीं हो रहा था, लोग उसका विरोध कर रहे थे, है ना। तो अब इस विरोधाभासी स्थिति में फिर सरकार कानून बनाएगी तो वो चलेगा नहीं चलेगा। तो अब सरकार को ऐसा लग रहा था कि अब सीधे सीधे इन लोगों से बातें करके संभव है, अगर बात बनती है तो कानून बनेगा, अगर बात नहीं बनती है तो कानून नहीं बनेगा ना। तो कानून बनाने के लिए इन्होंने, जो प्रधानमंत्री थे प्रधानमंत्री नए चुनाव जीत करके आए थे, इन्होंने कांग्रेस के लोगों को आमंत्रित किया। तो कांग्रेस सिर्फ भारत में कांग्रेस पार्टी थी, कौन पार्टी था, कई पार्टियां थी, है ना। यहाँ पर भारत का जो स्थिति था, यहाँ पर राजा थे, इनका अपना एक राज्य था, यहाँ पर कुछ कमिश्नरियां थी जो उनका अपना प्रभाव था, ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत थे तो उनका अपना मांग था, जमींदार थे उनका अपना मांग था। तो सभी लोगों को राजा, ये प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन बुलाया, बोला कि आइए आप लोगों को पार्टी देते हैं, है ना। इस पार्टी का नाम रखा गया गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज का मतलब होता है, मेज मतलब टेबल, और गोल तो समझ ही रहे हैं। ऐसा अगर गोल टेबल हो तो अगर हम ऐसे बैठते हैं चारों तरफ से, तो इसमें कोई है जो एक दूसरे के पिछाड़ी बैठा है, आमने सामने रहेंगे हम, है ना। तो आमने सामने होंगे तो आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी कि पीछे से कौन बोल देगा, मुड़ी से नीचे कर लेगा तो पता नहीं चले कौन बोला है। देखिएगा ऐसा अक्सर हॉल में होता है, सीटी बजा करके मुड़ी नीचे कर लिया, पता नहीं चलेगा कौन बजाया, है ना। ऑडिटोरियम में कोई मीटिंग चल रही हो और उसी में कौन कुछ बोल देगा और मुंह ऐसे कर लेगा, मुंह पर ताला लगा करके ऐसे हाथ रख लेगा, पता नहीं उसको अगर देखिएगा ना तो लगेगा कि बहुत ही गहरा सोच में है कौन, लेकिन पता चले कि वह कुछ बोला था। तो ऐसे बहुत महारथी लोग होते हैं जो इस तरह के भीड़ का जो फायदा उठाते हैं। आगे चलते हुए पीछे से मिट्टी का ढेला बिक देगा और एकदम शांति से चलेगा, लगेगा कि जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है। बच्चे नहीं, अरे बच्चों से ज्यादा जो है ना इस तरह के बुजुर्ग उद्दंड होते हैं। कभी आप बड़े बड़े किसी सभा उभा में आप भाग लीजिएगा तो देखिएगा इस तरह से, जिसमें डिसिप्लिन नहीं है ना, तो वह इस तरह के एक्टिविटीज करते हैं। तो गोलमेज का मतलब होता है कि आमने सामने हम रहे, तो अगर आमने सामने रहेंगे तो सामने सामने वार्ता भी होगी। ये वार्ता के लिए बुलाया गया। इस वार्ता में अब कांग्रेस के लोगों ने भाग नहीं लिया, बाकी सारी पार्टियां गई, अम्बेडकर भी गए इसमें, है ना, 1930 ईस्वी में, लेकिन कांग्रेस नहीं गई। अच्छा, कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, है ना, और इतना बड़ा पार्टी अगर इस सम्मेलन में नहीं जाए तो आपको क्या लग रहा है कि सम्मेलन सक्सेस होगा? बातें नहीं बनेगा। बात इसलिए नहीं बनेगा कि अगर यहाँ पर कोई बात फाइनल कर दिया जाए और जब ये लोग वापस आए और हम लागू करेंगे तो कांग्रेस इसका विरोध करेगा कि नहीं, और सबसे बड़ी पार्टी है तो विरोध भी सबसे बड़ा होगा। तो यही कारण था कि 1930 ईस्वी में जो बैठक हुई, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यह विफल रह गया। जब विफल हुआ ना तो प्रधानमंत्री ने इरविन पर दबाव बनाया, इरविन वायसराय आए थे आके, तो इरविन पर दबाव बनाया कि किसी तरह से कांग्रेस को इस अगले बैठक में भेजिए, क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं आई तो फिर यह जो सम्मेलन है यह सफल नहीं हो पाएगा। इरविन पर लाख दबाव बनाया गया। अच्छा, प्रधानमंत्री का दबाव हो तो आपको क्या लग रहा है कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे। मुख्यमंत्री ने ठान लिया कि हर घर बिजली जाएगा। पहले के बिजली देखे थे, पहले वाला बिजली इंतजार किया जाता था कि आएगा 11 बजे आएगा, है ना, और 11 बजे आएगा 2 बजे जाएगा, तो वही में बैटरी चार्ज कर लेना है, टीवी वही में देख लेना है ना। शायद आप लोगों का दौर उस समय नहीं रहा हो। ये 2000 में लग रहा है कि 9 के पहले तक ये बिहार की स्थिति थी। 2009 में या 2010 में इस तरह का एक्टिविटी चलाया गया था।
हर घर बिजली योजना, नहीं 2009-10 नहीं, 2014 के बाद में चलाया गया, हाँ 14 में चलाया गया था हर घर बिजली। तो उस समय प्रत्युष अमृत यहाँ के IAS सीनियर IAS अधिकारी हैं, उन्हीं को सेक्रेटरी बना दिया गया बिजली विभाग का। नीतीश कुमार चूंकि शपथ ले चुके थे, घोषणा उन्होंने साथ निश्चय किया था ना, उस निश्चय में ये भी था कि हर घर बिजली पहुँचाना है। एक बहुत बड़ा कठिन कार्य था, लेकिन यह कार्य हुआ कि नहीं हुआ? निश्चित रूप से हुआ, पहुँचा। तो ब्यूरोक्रेट्स अगर चाह देंगे ना तो सब कुछ संभव है। प्रत्युष अमृत हिस्ट्री के विद्यार्थी थे और भी अब कह रहे थे एक मीटिंग के दौरान, उनसे वार्तालाप में बता रहे थे कि जिस समय सेक्रेटरी बनाया गया उनको बिजली विभाग का, तो बिहार के लोगों ने, बिहार के जो उनके और कलीग्स थे, उन्होंने कहा कि सर काहे के लिए इस बिरनी के खोता में हाथ डालने जा रहे हैं, बिहार कोई सुधरने वाला है। इतिहास के विद्यार्थी, बिजली के क्षेत्र में काम करना था, चूंकि यह टेक्निकल मामला था, उन्होंने कई स्टेट का दौरा करके देखा कि कैसे सुधार हो रहा है। करवा दिया कि नहीं? हर घर घर तक बिजली पहुंच, गांव खेत खेत तक बिजली पहुंचा दिया। इंसान चाह ले तो सब कुछ संभव है। प्रधानमंत्री का आदेश था, इरविन पर दबाव था कि किसी भी हाल में भेजिए कांग्रेस को। अब इरविन देखे कि इसका नेता गांधी जी है, और गांधी को सबसे पहला क्या चाहिए? नमक वाला कानून में सुधार। बात समझे? तो इसने दिमाग लगाया, कहा कि एक दिन धीरे से फोन किए कि क्या हाल है बाबा, किसी आइले रहिएगा। बोले कि आपका फोन आ जा रहा है, क्या बात है? बोले कि क्या बात है, आप ही किसी याद रहते हैं, हम तो हमेशा याद करते हैं आपको, आप इधर आई भी नहीं करते हैं। बात अगर किसी से करना हो ऐसे ही शुरू करते हैं ना। अरे लजाइल आदमी जब फोन करता है तो ये कहेगा कि आप तो साहब भुलाइए गए हैं, कहेगा कि उधर से अगर ये भी कहे ना कि तू बहुत छोटा आदमी है, तुमसे नहीं बतियाएंगे, तो इधर से कहेगा कि अच्छा आपको जो कहना है कह लीजिए, आप तो गार्जियन है हमारे। वाले पे पहले लाता लाती किया होगा, पूरा गाली गलौज किया हो, लेकिन जब बात बनाना हो ना, जब पटरी बैठाना हो, तो ऐसे ही बतियाएगा कि आप गार्जियन हैं, आप जो कहिएगा सो मानेंगे। ऐसा होता है ना, ऐसे देखिएगा कई लोगों को, ये एक्सपीरियंस्ड बात आपको बता रहे हैं। तो यही हाल यहाँ भी, इरविन जो थे ना, इरविन गांधी जी के साथ पटरी बैठाने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे थे। इरविन बोले कि आइए बैठते हैं, बात करते हैं। उनको दिल्ली बुलाए गांधी जी को। बोले कि नमक कथी, नमक को लेकर के घुसायल है। अरे नमक तो अपना चीज है, नमक अपने भारत का है। आप जैसे मान लीजिए कि खाना भी तो यही के लोगों को है ना, क्या हम लोग कानून बना लेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं होना है। आप चाहते हैं नमक का कानून हटा दे तो हट जाएगा। बुलाए इनको दिल्ली, दिल्ली में बैठकर दोनों के बीच वार्ता हुआ। कौन वार्ता कहलाता है ये? गांधी इरविन वार्ता, 1931 को 5 मार्च याद रखिएगा। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ब्यूरोक्रेट्स ने, किसी वायसराय ने किसी भारतीय को बराबरी का कुर्सी देकर बैठाया हो। इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, नहीं करती सरकार, निश्चित रूप से बदलना चाहिए। तो 5 मार्च को बैठक में ये बात मान ली गई कि नमक कानून का हो जाएगा समाप्त। अच्छा, क्या हुआ था कि जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे ना, तो सरकार दमनात्मक कार्रवाई करते हुए लोगों की संपत्ति जब्त कर लिया था, कुर्की जब्ती हुआ था। कई लोगों का नौकरियां चली गई थी, कई लोग बर्खास्त हो गए थे, है ना, तो नौकरी चली गई थी। कितना ना जो प्रेस वाले थे जो छाप रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। हजारों की संख्या में ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के आंदोलनकारी थे इनको जेल में ठूस दिया गया था। तो अब मान लीजिए कि हम वार्ता करके इसको समाप्त करने जा रहे हैं, तो आप कहने कि ठीक है कोई बात ना, हम मान लेते हैं। तो पहले ही मान लेते थे, इतना लोग जेल तो नहीं जाता। बात समझे? अगर मान लीजिए कि हम इसको मान ले सीधे सीधे कि ठीक है आप जो कह रहे हैं मान लेते हैं, तो जो जेल गया है वो सब हमको बाद में गाली देगा कि नहीं देगा? तो ठीक है, आंदोलन हम खत्म कर देंगे। आप कह रहे हैं कि नमक खत्म, कानून खत्म कर देंगे, तो हम आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन एक पहली शर्त है कि जितना लोग का संपत्ति जब्त किए हैं उसको दीजिए, जितना लोग को जेल में ठूसे हैं उसको बाहर निकालिए, जितना लोगों का नौकरी आप लिए है ना, बर्खास्त किए हैं उसको आप नौकरी दीजिए। बात समझे? इतना शर्तों के बाद में इस गांधी इरविन समझौता में यही हुआ कि आंदोलनकारियों को मुक्त कर दिया जाएगा, जेल से छोड़ दिया जाएगा, जितना भी लोगों की संपत्ति जब्त है उसको वापस कर दी जाएगी, नौकरियां जो दिया जब ये बर्खास्त हुए थे उनको पुनः बहाल कर दिया जाएगा, है ना। और इन कंडीशनों के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जो समाप्त करेंगे और जो नमक कानून है उसमें छूट दिया जाएगा। बात समझ में आया? इसी को हम क्या बोलते हैं? गांधी इरविन समझौता। और इतना ये सफलता ही तो था, गांधी का सफलता था कि नहीं था? हा? बात करते हैं इस पर भी। पहले ये बात समझ में आ रहा है, गांधी और इरविन के जो मध्य जो वार्तालाप हुई, इसका परिणाम होगा कि गांधी की विजय हुई, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल रहा। लेकिन ये जो सफलता जो दिख रहा था ना वो था नहीं, यह एक षड्यंत्र था। गांधी को किसी तरह से इसमें फंसा करके और ब्रिटेन भेज दिया गया। 1931 ईस्वी में इस वार्ता के बाद में ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये राजी हो गए जाने के लिए। लेकिन राजी तो हो गए और चले भी,
अब ये जब गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे ना, तो इनके साथ और भी लोग थे, जिसमें एक महिला प्रतिनिधि भी थी जिनका नाम था सरोजनी नायडू, ये भी गई थी, है ना। एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ तक गया महात्मा गांधी के नेतृत्व में। गांधी जी जब गए तो जो अपेक्षा करके गए थे ना, उस तरह से अपेक्षा पर ब्रिटेन खरा नहीं उतरा। क्योंकि मान लीजिए कि कोई ऐसा आदमी को खूब मना उना करके लाया गया हो, फूफा जो है वह कार्ड देख करके फाड़ के बिक दिए हो कि पिछला बार गए थे था कि बेइज्जत कर दिया सब बड़का के ब्याह में, तो छोटका के ब्याह में जब जाएंगे तब कौन जरूरी है कि हमको इज्जत मिलबे करेगा, देखा। लेकिन मान ली उनको मनाने के लिए कोई लोग गया हो, है ना, कि जाने दीजिए, छोड़िए ना, ऐसा होता है, ब्याह शादी में आदमी इंगेज रहता है, होता है ना, और बहला फुसला करके उनको फिर से बारात के दिन बुला कर ले आया जाए। लेकिन अब मान लीजिए उनकी फुर्सत रहता है जी, कि कोई भी अगर जिसके घर में यज्ञ है वो आदमी फुर्सत में नहीं रहता है, तो कब उनके पीछे पीछे लगा रहेगा, खूब होगा तो कह दीजिए कि देख लीजिए तनी खाना उना बन रहा है ना उधर, तो उधर उधर मेरे आते रहेंगे और देखते रहेंगे कौन आ रहा है कि नहीं, पूछने कि बरस उरस कहिए कि नहीं, पूरा मतलब खाना देखेंगे लेकिन ध्यान रहेगा आ रहा है सब कौन कि ना। अब फिर धीरे धीरे वो आदमी, अब कौन आदमी को फुर्सत है कि जाकर पूछे, हैं मैंने कौन आदमी टेस्ट करके देखते रहिए। अब सब हो गया, गाड़ी उड़ी सब लग गया, परछावन हो गया, है ना, और बाद में पता चला कि फूफा के तो कौन ने के कपड़ा पहनी है, बारातू चलना है। अब इस बात के लिए फिर गुस्सा जाएंगे कि बताइए कि बारात निकल रहा है लेकिन हमको कौन नहीं कहा है जो बारात चलना है। अब यही जो फूफा वाला हाल है ना, ये गांधी जी का हुआ। बात यहाँ समझिए, ये जो कहानी है ये गांधी जी को ठीक उसी फूफा की तरह है जो जग में घुसाते हैं। ये बेचारे पहुंचे थे तो इनको मना उना करके भेजा गया था, तो अपने को पूरा जेंटिल बन करके गए थे कि जाएंगे वहां पर, अचानक एंट्री होगी, धूम मचा ले, जैसा कुछ म्यूजिक भी, जैसा बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो लोग थे उन्हें, अच्छा एक बात बताइए कि अगर इसी देश के सारे लोग हों, है ना, और पिछला मीटिंग एक आदमी के चलते कैंसिल हो गया हो ना, तो बाकी जो 100 लोग वहां गए थे उसका बेइज्जती हो गया कि नहीं हो गया? तो वो आदमी फिर गया है, दोबारा गया है और इसको बुलाया गया, तो उसका स्वागत करेगा ताली बजा के? अगर किसी आएगा कि ये आदमी के चलते हम लोग को दोबारा आना पड़ा है, अपना को क्या समझता है? नहीं घुसाएगा। तो जैसा अपेक्षा था वैसा इनको स्वागत नहीं किया गया। तो अब मान लीजिए कि जो आदमी इतना गूगल सुगल्स लगा करके गया हो और कौन आदमी पहचानबे न करे मीटिंग में जाने के बाद में, उसको लगा हो कि हम चीफ गेस्ट हैं यहाँ के, है ना, और कौन नहीं पहचाना, जैसे सब कोई जाकर कुर्सी पर बैठा हुए जाकर बैठ गए, तो पूरा मीटिंग पर ये अंदर सोचता, आगे बात हो रहा होगा, अंदर सोचता रह जाएगा साला बड़ी बेइज्जती हो गया, मेरा नहीं आना चाहिए था क्या इनको, ताकि प्रधानमंत्री जाएंगे तो हमारा गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री को क्या फर्क पड़ता है इससे उधेड़ बुन में गांधी जी यहाँ पर कुछ सक्सेस नहीं कर पाए। मतलब जो वार्तालाप हुई, इस वार्ता से वे नाखुश रहे और फिर वापस आ गए, है ना। मतलब वार्तालाप सक्सेस नहीं था, और यह वार्तालाप सक्सेस नहीं हुई। जब ये आए तो यहाँ पर इन्होंने पहला जो मीडिया कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ लौटाऊं, है ना। ये भी पूछा जाता है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने अपना मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं खाली हाथ लौटाऊं, है ना। तो कौन से गोलमेज से? दूसरे गोलमेज सम्मेलन से विनय के साथ कर जोड़ करके कहेंगे कि आप बहुत हरामी आदमी हैं, आपका बात हम नहीं मानेंगे, है ना। मतलब कर जोड़ कर ही कहेंगे।